सी अभी जो जैन 26 में सीए इंटर का पेपर हुआ था टैक्सेशन का, उसमें जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है उसका मैं तुमको रिव्यू दे रहा हूँ। दिस रिव्यू इज ऑफ जैन 26 एग्जाम पेपर, ओके। और खास करके रिव्यू किसके लिए इंपॉर्टेंट है मालूम है? जो बच्चे अपकमिंग एग्जाम में अपियर करने वाले, स्पेशली मई 26 में जो बच्चा अपियर करेगा उसको एक आइडिया होना चाहिए कि जैन 26 का एग्जाम पेपर कैसा था, टफ था, सिंपल था, क्या पूछा था, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, वो जानकारी मई 26 के बच्चे को होनी चाहिए, ओके। उसके लिए मैं खास ये पेपर रिव्यू का वीडियो बना रहा हूँ। तो सी अभी एग्जाम जो जैन 26 की हुई थी उसमें सबको पता है इनकम टैक्स 50 मार्क का है, 50 मार्क का जीएसटी है। तो जो 50 मार्क का इनकम टैक्स है मैं उसके रिव्यू के बारे में बात करूंगा, बिकॉज जीएसटी इज नॉट माय सब्जेक्ट, ओके। तो सी हियर एज यू नो 50 मार्क के इनकम टैक्स में भी 15 मार्क तो अपना एमसीक्यू का होता है, ओके, और 35 मार्क्स होता है डिस्क्रिप्टिव का। तो पहले मैं 15 मार्क का जो एमसीक्यू था उसकी बात करूंगा, फिर 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसकी बात करूंगा। तो सी एमसीक्यू में ना पहला एक क्वेश्चन था केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। इन लोग एग्जाम में कैसे करते, एक बहुत बड़ी कहानी जैसी बना के देते, एक केस सिचुएशन क्रिएट करते, फिर उसमें इन लोग एमसीक्यू पूछते। फिर इन लोग देखो एक केस सिनेरियो में ना इतनी बड़ी कहानी देते हैं ना, ये देखो एक एक करके सब इतना बड़ा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, पूरी कहानी दी है। एंड फिर पूरी कहानी होने के बाद इन लोग लास्ट में एमसीक्यूज का क्वेश्चन पूछना चालू करते, ओके। तो सी ऐसे में तो सब स्टूडेंट को पता है क्या करना चाहिए, केस के अंदर पहले ज़्यादा डिटेल में मत घुसो, क्योंकि इसको रीड करते जाओगे पता नहीं क्या पर्पस है रीड करने का, मज़ा नहीं आता ना। इसे सबसे पहले तो क्या करना चाहिए पता है, एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर ही डायरेक्ट अटैक करो। इस क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इन लोग ने रेसिडेंशियल स्टेटस को लेके कुछ पूछा था, तो अभी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया ना कि रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो माइंडसेट से मैं क्वेश्चन की रीडिंग करूंगा। ये तो क्या है, केस सिनेरियो तो क्या है, कहानी दी, अभी कहानी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या रेलेवेंट है, वो शुरुआत नहीं मालूम होता ना। इसे कभी भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू करो ना, तो सबसे पहले अपने को क्या देखना चाहिए कि इन लोग ने क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है, ऑब्वियसली तुमको क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर आएगा नहीं, लेकिन आइडिया तो आ गया, रेसिडेंशियल स्टेटस को माइंड में रखते हुए रीड करना है। फिर एक टोटल इनकम का पूछा है, टोटल इनकम अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम, मीन्स ये लोग हेड ऑफ इनकम को लेके पर्टिकुलर थे, टोटल इनकम करना है, तो ये माइंडसेट आ गया, तो वो हिसाब से रीड करेंगे। अभी आंसर अटेम्प्ट नहीं करना, पहले तो अपने को रीड तो करना ही पड़ेगा ना, बट अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या टेस्ट हो रहा है। फिर बाद में एक और एमसीक्यू था इसमें टीडीएस को लेके, तो इन शॉर्ट सी मेरे दिमाग में बैठ गया ना, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन और टीडीएस को लेके, तो ये माइंड में पहले बिठा दिया मैंने। अब मैं वो हिसाब से इसका रीडिंग करूंगा, पहले ऊपर से देख लिया क्या चीज़ पूछ रहे हैं, वो हिसाब से भी रीडिंग करूंगा। अब रीड करते टाइम मेरा इंटेंशन ही क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस को आइडेंटिफाई करना, कंप्यूटेशन से रिलेटेड जो रूल है फॉलो करना, टीडीएस को एप्लीकेबल है वो देखना है, वो इंटेंशन से रीड करेंगे। तो एनीवेज फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 चीज़ इन लोगों ने टेस्ट की थी, 6 मार्क का था, एक्चुअली 3 2 मार्क के एमसीक्यू थे, टोटल 6 मार्क हो गए। और सी आंसर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू किस टाइप का क्वेश्चन आया था, और इसका अगर लेवल पूछो तो बेसिक था। सी आई विल नॉट से एकदम सिंपल था, आई विल ऑल्सो नॉट से एकदम टफ था। अगर कोई इज्जत से प्रिपरेशन करके गया है उसके लिए मैनेजेबल था, मैनेज हो सकता है। ये क्या है, खाली इसमें टाइम बहुत चला जाता है, रीड करके थोड़ा एग्जाम सिनेरियो में कंफ्यूजन होता है। लेकिन सी इसका तो एक ही इलाज है, अगर एग्जाम के सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, एकदम शांत दिमाग से फटफट सॉल्व होना चाहिए, तो उसके लिए अपना प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए। मीन्स एग्जाम शुरू हो उसके पहले 3-4 बार अपने सब्जेक्ट ऐसे घुमाए हुए होने चाहिए ना कि अपने क्या ये सेंटेंसेस पढ़ के है ना, ये देखो क्वेश्चन के सेंटेंस पढ़ के दिमाग चलने लगेगा। और वो पोजीशन कब आएगी, जब हमने सब्जेक्ट को कम से कम 3 से 4 बार घुमाया होगा। 1-2 बार हम लोग ने कैसे तैसे ऊपर से पढ़ा है, फिर सीधा मैदान में उतर गए, एंड फिर बाद में हम लोग ये रीड करेंगे ना, उसमें अपने को पैनिक होगा और इतना सारा दिया क्या किया, याद आती हुई चीजें भूल जाते हैं। इसलिए क्या है, मॉरल वही है, एग्जाम में तो कुछ नया क्वेश्चन क्रिएट करके आने वाला है, लेकिन हर क्रिएटिविटी को आंसर करने का एक ही तरीका है, अपना प्रिपरेशन एकदम तगड़ा होना चाहिए, ओके। तो ये था, एंड आई विल नॉट से एकदम सिंपल था, एकदम टफ भी नहीं बोलूंगा, एवरेज था, ये मैनेजेबल था। और एक चीज मैंने क्या नोटिस की, चाहे इस बार का पेपर हो गया प्रीवियस पेपर हो, इन लोगों ने क्वेश्चन क्रिएट किए, यहाँ वहाँ से उठा पटक के कॉपी पेस्ट करके इंस्टीट्यूट वालों ने क्वेश्चन नहीं बनाया, मतलब तबियत से क्या मेहनत से क्वेश्चन बनाया। जो भी पेपर सेटर है उसे लिटरली मेहनत से क्रिएट करके क्वेश्चन बनाया, अच्छा क्रिएटिविटी है। हाँ, वो क्रिएटिविटी के चक्कर में ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा था,
जो बच्चों को नॉलेज होना चाहिए उसी को टेस्ट किया था, लेकिन क्वेश्चन क्रिएट करने का भी एक कला होता है ना, वो कलाकारी से क्रिएट किया था। दिस इज द मॉरल ऑफ द लास्ट एग्जाम जैन 26। हर क्वेश्चन को एकदम कलाकारी से क्रिएट किया था। बाकी आई विल नॉट से कि एकदम टफ है। टफ किसको लगता है? जो है ना सम्स को रट्टा मार के आते हैं। मतलब कितने लोग का प्रिपरेशन कैसा होता है कि एग्जाम के पहले कुछ सम्स पकड़ लो और सम्स को क्या लिटरली सम्स भी बाहर कर लेते हैं। ये सब में ऐसा करना, ये सब में ऐसा करना, ये सब में ऐसा करना है। वही गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? कॉन्सेप्ट समझो, फंडा समझो। मतलब जो चीज है, जैसे सैलरी है, पीजीबीपी, टीडीएस है, उसमें कॉन्सेप्चुअली स्टडी करो। इससे जो लोग मुझसे पढ़े हुए उनको तो पता है, मैं हर चीज का तुमको लॉजिक बताता हूँ। ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, टीडीएस है तो इधर ऐसा क्यों है, इसके पीछे गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे ना तो ट्रस्ट मी, कुछ भी पेपर में घुमा फिरा के दिया अपनी बुद्धि चलेगी। वर्स्ट केस में क्या, थोड़ी बहुत जगह अटकेंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन में अपना दिमाग चलेगा ही अगर कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो। लेकिन मैंने आजकल देखा है कई बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या लाइटली लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करते हैं। 10 क्वेश्चन किया तो खुशी होती है, 20 क्वेश्चन किया और खुशी होती है, 100 क्वेश्चन किए और खुशी होती है। लेकिन खुशी नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं होनी चाहिए। खुशी किस में होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आंसर राइट आना ही चाहिए। ट्रस्ट में, अगर ये सब क्वेश्चन तुम लोग अगर मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से करोगे, तुम्हारा आंसर राइट होना ही चाहिए। ठीक है, चलो 100 में से एकाध जगह कोई अटकेगा तो अटकेगा, लेकिन मेजॉरिटी चीज तुम्हारी राइट होगी इफ यू आर गोइंग बाय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सी, पेपर रिव्यू का पर्पस ही है ना, बच्चों को पता होना चाहिए भाई एग्जाम में कुछ अलग ही क्वेश्चन आने वाला है। और वो अलग ही क्वेश्चन करने के लिए क्या है, सॉल्यूशन ये नहीं कि तूने 1000 सम किए होने चाहिए। सम भले तूने ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा ना तो कुछ भी इन लोग ट्विस्ट करके पूछेंगे, अपनी बुद्धि चलेगी। ओके, तो सी मेरा मैसेज है, एक तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो और हर सब्जेक्ट को 3 से 4 बार घुमाना चाहिए, तब जाके अपना कॉन्फिडेंस बैठता है एग्जाम के दिन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर बाद में अगले क्वेश्चन में इन लोग ने इंडिपेंडेंट एमसीक्यू क्रिएट किया था। एक स्टैंड अलोन एमसीक्यू था, वो टीसीएस के ऊपर था। टीसीएस मतलब लीज का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें टीसीएस आता है ना, उसको लेके 2 मार्क का स्टैंड अलोन क्वेश्चन था। अगेन इधर भी मैं बताऊं लेवल क्या था, मतलब इन लोग ने बारीक बारीक चीजें टेस्ट की है। लोग क्या ऊपर ऊपर से लीज पे टीसीएस ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन बारीक चीजों पे ध्यान नहीं देते ना। तो इन लोग का स्टाइल ही क्या है, जो मेन प्रोविजन के अंदर कुछ टेढ़े मेढ़े एक्सेप्शन होते हैं, कोई बारीक पॉइंट है ना, उसको लेके टेस्ट करते हैं। इससे भी ये सीखना चाहिए, अपने कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसका मेन प्रोविजन में ना खास करके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ये मेन रूल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। वो एक्सेप्शन वाली चीज़ों को केयरफुली पढ़ना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ना ही चाहिए और खास करके एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने क्या नोटिस किया है, जिधर भी कोई मेन प्रोविजन के अंदर कुछ टेढ़ा मोढ़ा एक्सेप्शन है ना, उसको लेके इन लोग ज़्यादा टेस्ट करते हैं, तो वो ध्यान से देखना चाहिए। तो ये भी मैं ऐसा नहीं बोला एकदम पपलू क्वेश्चन था, इधर थोड़ा ट्विस्ट तो किया ही था, लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन टीसीएस। ओके, फिर एक पीजीबीपी क्वेश्चन था सीएसआर को लेके। वो तुमको पता है पीजीबीपी में सीएसआर एक्सपेक्ट डिसअलाउड होता है, उसका लेके छोटा 1 मार्क का एमसीक्यू था। फिर बाद में कैपिटल गेन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। कैपिटल गेन में होता है ना कि हम लोग प्रॉपर्टी की डील करते हैं, एडवांस मनी किससे लेते, फोरफिट कर देते हैं। उसमें भी रूल था कि 1/4 के पहले फोरफिट किया तो लेस फ्रॉम द कॉस्ट, 1/4 या फिर बाद में फोरफिट किया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेना है। तो बस वो नॉलेज टेस्ट करने के लिए किया है। और इस तरह का क्वेश्चन तो जो लोग मुझसे पढ़े, तुम लोग देखा है अपने कैपिटल गेन्स के क्वेश्चन की लिस्ट में ऐसे तो 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए, मीन्स वी आर यूज्ड टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई विल नॉट से कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन ये था ना, ऐसा क्वेश्चन अपने कैपिटल गेन्स में किए हुए, मतलब ये नॉर्मल था। मतलब ये जो बच्चे ने कैपिटल गेन्स इज्जत से प्रिपेयर किया ना, उसका राइट होना ही चाहिए। इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा, इट वॉज इजीली मैनेजेबल। 6 मार्क का एमसीक्यू उसके ऊपर आ गया था। ओके, थोड़ा कैपिटल गेन्स भी पूछा था, टैक्स कैलकुलेशन का भी नॉलेज पूछा था इन लोग ने। फिर ये अपने एमसीक्यूज हो गए। फिर इसके बाद है ना डिस्क्रिप्टिव पेपर। एमसीक्यू 15 मार्क के ही होते और एमसीक्यू में क्या आया था मैंने बता दिया। अब उसके बाद है ना डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसा होता है ना 35 मार्क्स का अपने को अटेम्प्ट करना, क्योंकि 15 मार्क का तो एमसीक्यू हो गया। अब वो 35 मार्क्स में है ना 15 मार्क्स का तो पहला कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, एंड फिर बाद में 3 और क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। उसमें से अपने को कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन ऑप्शन में छूट सकता है। और हर क्वेश्चन में 10 मार्क अलॉटेड है, तो 10 और 10 करके 20 मार्क ये हो गए। कंपल्सरी का 15 मार्क हो गए, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। अब जैन 26 एग्जाम में ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटेशन के ऊपर था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटेशन का होता है और उसमें पीजीबीपी इज द मेन हेड ऑफ इनकम।
थोड़ा बहुत दूसरा हेड्स ऑफ इनकम, थोड़े चैप्टर 6 के पॉइंट डालते हैं, लेकिन मेन डोमिनेटिंग हेड कौन सा होता है? पीजीबीपी। ओके, अब इन लोग क्या है, पिछले 2-3 टाइम से क्या कर रहे हैं, सब में ना ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों से सॉल्व करो बोलते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन में आता है ना, ओल्ड रिजिम से भी कर, न्यू रिजिम से भी करो, बच्चा उधर ही टेंशन में आ जाता है, उसको लगता है अरे बाप रे तो बहुत लेंदी हो गया। तो मानता हूं ये लेंदी है, लेकिन भाई इसके लिए 15 मार्क है यार। 15 मार्क का छोटी चीज थोड़ी है। 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो इन लोग क्या है, तो एकदम सिंपल तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा डिटेल्ड होगा। लेकिन सी मैंने देखा है कभी भी ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम से दोनों से सॉल्व करना होता है ना, तो इन लोग क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आइटम थोड़ी लिमिट कर देते हैं। मीन्स तुम लोग एक्चुअली जब सॉल्व करने बैठोगे ना, इतना लेंदी नहीं होगा जितना दिखने में होता है। आई विल एट द सेम टाइम नॉट से कि एकदम फटाफट हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जितना दिखने में लेंदी दिखता है ना, उतना सॉल्व करने के बाद लेंदी नहीं लगेगा। इससे सी इसका सॉल्यूशन यही है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, ठंडा दिमाग रख के करो। ठीक है, ओल्ड रिजिम बोला है, न्यू रिजिम बोला है, दोनों करेंगे, शांति से चालू करो। और सी ये क्वेश्चन भी देखोगे ना, इंटीरियर डिजाइनर, मतलब जिस तरह के पॉइंट्स इन लोगों ने डाले थे ना, मतलब ऐसे पॉइंट कुछ नया नहीं है, लेकिन सम का जो माहौल बनाया था एकदम ही अलग सिचुएशन था। मतलब जो जनरली बच्चे लोग क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं ना, पास्ट पेपर का प्रिपरेशन किया या फिर किसी ने किसी ऑथर की बुक की है या मेरी बुक की है, उसमें ऐसा सेम सम दिखने में नहीं आएगा, कुछ अलग ही कलाकारी से क्रिएट किया हुआ सम था। उधर ही दिक्कत आती है। एग्जाम में क्या इन लोग पेपर सेटर लोग के अपने मन से कुछ अलग क्रिएट करते हैं ना, तो सम का हुलिया अलग दिखता है, तो उधर घबराहट चालू होती है। लेकिन सी सम के हुलिये पे मत जाओ। सी सम 1000 बन सकते हैं, लेकिन सिस्टम एक होता है। जैसे पीजीबीपी को सम सॉल्व करना है, तो उसका सम सॉल्व करना है सिस्टम। जो लोग मुझसे कोचिंग लिए उनको मैंने बताया था कि पहले अपने को लाइन से सब 5 हेड्स ऑफ इनकम लिखना है, फिर बाद में टैक्स कैलकुलेशन के सटक लटक विनिंग्स बैलेंस ऐसा एक स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर पीजीबीपी का वर्किंग नोट होता है। तो वो मैंने पर्टिकुलर मेथड बनाया, स्टिक टू दी मेथड। और पीजीबीपी के लिए अपने को क्या अलाउड है, नॉट अलाउड, टिक मार्क क्रॉस मार्क करना है, तुम लोग वो सिस्टम पे बैंक करो। पॉइंट तो एक आध टेढ़ा मेढ़ा आएगा ही, ओके, और वो सिस्टम से एकदम सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे ना, ट्रस्ट में पूरा नहीं तो आधा तो राइट होगा ही होगा। और अगर पेपर सिंपल हुआ तो सब भी राइट हो सकता है। और इसको मैं एकदम टफ नहीं बोलूंगा, एक आध पॉइंट ठीक थे, लेकिन काफी पॉइंट देखोगे ना, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हो गया, डेप्रिसिएशन है, ये सब चीजें क्या है, और ट्यूशन फीस है, एटीसी में आता है ट्यूशन फीस का डिडक्शन। तो इन लोग ने सब पॉइंट अच्छे दिल से सम बनाया था, ऐसा लग रहा है। मतलब इसका अगर मैं रिव्यू बोलूँ ना, आई विल नॉट से इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ गुड लेवल। मतलब सीए इंटर के बच्चों के लिए ना थोड़ा टफ हो सकता है। मैं अपने एंगल से बोलूंगा तो ठीक है, हम लोग तो दिन रात यही पढ़ाते रहते हैं, तो हम लोग के लिए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के एंगल से थोड़ा टफ लेवल, टफर साइड में क्वेश्चन था। क्यों? बिकॉज सी 50 मार्क का इनकम टैक्स हुए, कितने सारे चैप्टर, बच्चा जीएसटी भी तो पढ़ रहा है, तो कीपिंग ऑल दोज फैक्टर्स इन माइंड फॉर अ स्टूडेंट इट वाज टफ, ओके। बट सी ऐसी टफ चीजों का आसान करने का सॉल्यूशन क्या, देखो कि टफ सिंपल तो पेपर टू पेपर चलते रहता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है मालूम है? ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट मी, अगर तुमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की है, हर चीज का तुम्हारा फंडा क्लियर है, पीजीबीपी में जो भी सेक्शन है, क्यों है, क्या है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है ना, और पूरा मेमोराइज करके पढ़ा है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का 47 सेक्शन है, एंड ट्यूशन फीस दिखते एटीसी, क्वेश्चन रीड करते ही प्रोविजन कब स्ट्राइक होते, जब हमने बहुत ज्यादा थरोली किए होते। जैसे हम लोग जब पेपर देखते हैं ना, हम टीचर लोग, हम लोग को क्या रीड करके मालूम पड़ता है, अरे इसमें ये आएगा, इसमें आएगा, क्यों? क्योंकि हमने बहुत बार रिपीट किया होता है, और तुम लोग का रिपीटेशन कम हुआ होता है। बाकी इसी तुम लोग के और मेरे लेवल में कोई डिफरेंस थोड़ी है। शायद कितने बच्चों लोग का आईक्यू मुझसे भी ज्यादा होगा, मुझसे भी ज्यादा 1.5 गुना 10 गुना होशियार होंगे आईक्यू वाइज, लेकिन फिर भी डायरेक्ट टैक्स के मामले में मैं क्यों ज्यादा एक्सपर्ट बन जाता हूं? क्योंकि मैंने रिपीट किया ना। तो तुम लोग को भी एक्सपर्टीज चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या है? डायरेक्ट टैक्स हो के कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारी एग्जाम का, उसको 3-3 4-4 और घुमाओ, ओके। और से एक लिमिटेड कंटेंट, जैसा मेरा कंटेंट तुम लोग करोगे उतना ही करो। आई विल नॉट से उसमें से सेम सम आएगा, और वो तो क्या, मेरा को किसी और का भी कंटेंट क्या होगा, किसी की बुक में से सेम सम तो आता नहीं है ना। बहुत बार एग्जाम में कुछ अलग ही आता है, और अलग ही चीज को हैंडल करना है तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और मैं तो अश्योरेंस के साथ मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि मैं तुमको जब क्लास में पढ़ाऊँ, हर चीज का लॉजिक पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता है हर चीज का लॉजिक बताया हुआ है, और हर सम सॉल्व करने का पर्टिकुलर मेथड बताया हुआ है। वो मेथड पे बैंक करना है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बैंक करना है। बाकी 19-20 तो पेपर में होगा, एक आध को टफ पॉइंट आ गया तो क्वेश्चन 1 था, मतलब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। पर ठीक है, अगर शांति से धीरे धीरे वो अलाउड नॉट अलाउड की मार्किंग कर करके सॉल्व करते गए ना, तो मोटा मोटी राइट होना चाहिए, ओके।
पैनिक मत किया करो। देखो सम की साइज देखो कितना बड़ा सम दिखता है, और उसमें बाद में ये दे दिया कि बोथ डिफॉल्ट रेजिम ऑप्शनल रेजिम दोनों से सॉल्व करो, तो एक बार घबराहट होती है, लेकिन क्या धीरे धीरे सॉल्व करना चालू करो, हो जाता है। ओके, और सी ये सब में टाइम बचाया तरीका, लाइन वाइन खींचने में टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट मेन आंसर पे जाओ इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। तो एक अच्छा खासा सम था, जैसे ये देखो 80 JJAA का नॉलेज यूज कर लिया, न्यू एम्प्लॉय रखते हैं ना, और रॉयल्टी पेड है ना, रॉयल्टी पेड, उसमें TDS नहीं काटा था। अब कितने लोगों ने सिली मिस्टेक किया कि रॉयल्टी को देख के ATQQ भी कर दिया। अरे वो ATQQ भी, ATRRB में जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी इनकम वाली होती है, ये रॉयल्टी पेड है। अब ये सब लफड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमने सब्जेक्ट को एकदम ढंग से नहीं किया होता है। अरे आज एक सब्जेक्ट को 10-10 बार पढ़ा होता है, 10 बार तो चलो ज़्यादा बोल दिया मैंने, चलो 3-4 बार रिपीट किया होता है तो मिस्टेक नहीं होती है। जैसे मैंने कुछ बच्चों से बात की, कुछ बच्चों ने सर ये रॉयल्टी का वो ATQQ भी कर, ATQQ भी कहाँ से आ गया? पेड है, रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, और ATQQ भी RRB रॉयल्टी इनकम है। सी मैं इतना आसानी से फिगर आउट क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने सब्जेक्ट बहुत रिपीट किया ना। अरे तुम लोग मेरे जितना रिपीटिशन मत करो, लेकिन 3-3 4-4 बार तो घुमाओ, तब जाके अपना हाथ बैठेगा एग्जाम में। वो तुम लोग के हाथ में, सी पेपर कैसा आने वाला तुम लोग के हाथ में नहीं है। पेपर टफ भी आ सकता है, भयंकर टफ भी आ सकता है, बहुत सिंपल भी आ सकता है, बट क्या वो तुम लोग के हाथ में है? वो तुम लोग के हाथ में नहीं है। तुम लोग के हाथ में क्या है? तुम्हारी प्रिपरेशन और कॉन्सेप्चुअली सीखना, तो तुम लोग उस पर फोकस करो ना। तो सी ये सब रिव्यू के चक्कर में मैं तुमको मैसेज यही देना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। रट्टा मार के गए ना, खत्म। समझ समझ के करो, हर चीज का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अपने को हर सब्जेक्ट 3-3 4-4 और घुमाना चाहिए। और सम सॉल्व करने का मेथड समझो, जैसे सैलरी है तो उसका सिस्टम क्या सॉल्व करने का, हाउस प्रॉपर्टी का सिस्टम क्या, सबके सिस्टम होते, फॉर्मेट होते, वो समझो। ये तुम लोग के हाथ में उतना तो कर लो। बाकी पेपर कैसा आएगा वो तो क्या लॉटरी सिस्टम है, कभी सिंपल आता है, कभी टफ आता है। हाँ, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूँ कि इन लोग क्या है, इंटर में थोड़ा टफ रख रहे, फाइनल में थोड़ा सिंपल रख रहे। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, इन लोग का कुछ भी होते रहता है। लेकिन इन पिछले 2 एग्जाम्स में मैंने देखा है, इंटर का पेपर DT का थोड़ा इन लोग टफर साइड में रख रहे, और फाइनल का थोड़ा लेस टफर साइड में जा रहा है। ओके, बाकी कुछ भी हो सकता है, ट्रेंड का भरोसा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, ये पूरा रेसिडेंस स्टेटस पे था। अब पता है पेपर लोगों को टफ क्यों लगता है? अब बच्चे क्या रेसिडेंस स्टेटस को इंडिविजुअल का करते हैं, इधर पूछ लिया HUF का। अब HUF का रेसिडेंस स्टेटस भी तुम लोगों को पढ़ाया हुआ था, लेकिन क्या हम लोग जो क्लास में पढ़े उस पर एक आध क्वेश्चन आता है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा भी इंडिया में तो रेसिडेंट हो जाता है। फिर वो ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी, उसके लिए कर्ता को सेटिस्फाई करना पड़ता है कंडीशन। तो वो HUF का रेसिडेंस स्टेटस पूछा था, देखो इधर लिखा था रेसिडेंस स्टेटस ऑफ HUF पूछा था। एंड फिर एग्रीकल्चर इनकम का नॉलेज टेस्ट कर लिया था। जनरली एग्रीकल्चर इनकम को स्टूडेंट इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो पूछ लिया था, इस कारण से टफ होता है। लेकिन वही बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे कंटेंट को तुम लोग 3-4 बार कर लो अच्छी तरह, तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम तो पढ़ा है ना। और हम लोग जो एग्रीकल्चर इनकम का क्लास में शुगर केन का सम सॉल्व किए थे, वही सेम सम है। देखो इधर कुछ शुगर केन को लेके सम आया था। अब शुगर केन को प्रोसेस करके इन लोगों ने शुगर बनाई है, तो वैसा अपने सम किए थे, वो टाइप का नॉलेज टेस्ट किया था। और ये सब टफ क्यों लगता है बच्चों को? क्योंकि वो शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बनाया है, ये क्या उसके इतने रिपीटेड सम नहीं दिखते, कोई को सम दिखता है तो देखिए एग्जाम में एट दैट मोमेंट स्ट्राइक नहीं होता। फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ रहे, देखो टैक्स लायबिलिटी निकालो। अब टैक्स लायबिलिटी निकालो, उसमें एग्रीकल्चर इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन यूज करना है कि नहीं करना है वो भी कभी कभी दिमाग नहीं चलता। तो उस एंगल से पेपर टफ था। बाकी ऐसे कुछ बाहर से नहीं पूछा था, लेकिन जो एकदम कोने कोने की चीजें होती है ना अपने प्रिपरेशन में, जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें वो इन लोग पूछ लेते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं। क्योंकि बच्चा तो क्या, जो चीज रिपीटेडली बार बार किया है वो उसकी नजरों में बैठ जाता है, लेकिन जो कभी कभार दिखने में आता है वो अचानक आ गया तो उधर डर जाता है स्टूडेंट। 100 बात की एक बात है, मेहनत कर, रिजल्ट आएगा ही। कितना भी गंदा पेपर हुआ, वर्स्ट केस में तुम्हारा 20 मार्क का बिगड़ेगा, 80 मार्क का भी जोरदार लिख के तो 60 मार्क क्यों नहीं आएगा? मेहनत करो ना, हर सब्जेक्ट 3-3 4-4 और पढ़ो ना। अब तुम लोग बोले टाइम कम है तो सब त्याग व्याग करके सैक्रिफाइस करके पढ़ाई में घुसो। अब जिन लोग की May 26 में एग्जाम है उन लोगों को तो पूरा अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। यहाँ वहाँ की दुनियादारी में कुछ पढ़ाई नहीं है, पूरे दिन पढ़ते रहो। मेक श्योर के हर सब्जेक्ट 3-3 4-4 बार घुमाओ, फिर मैदान में जाके उतरो। फिर ये तो क्वेश्चन 2A था, 2A 6 मार्क का रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर इनकम। फिर क्वेश्चन नंबर 2B था, वो TDS को लेके 4 मार्क का क्वेश्चन था, TDS पे था। उसमें इन लोग ने क्या है 2 सिचुएशन दी थी और उसमें TDS एप्लीकेबल है कि नहीं अपने को बताना था। ओके, एक में तो 194A का वो इंटरेस्ट पेमेंट में TDS आता है कि नहीं,
जो मुझसे पढ़े उन लोगों को बताया था, रांचीज वाला सेक्शन 194 रांचीज में स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना नहीं काटना था ना, वो वैसा कुछ पॉइंट था। फिर ये कैश विड्रॉल का टीडीएस है, उसको लेके कुछ पॉइंट था। तो 2 पॉइंट टीडीएस के आए थे, कुल मिला के टीडीएस पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन था। ओके, फिर सैलरीज पे 6 मार्क का स्ट्रेट क्वेश्चन था। ओके, सैलरीज मतलब सैलरी का मेन डोमिनेंस था इस क्वेश्चन में। पूछा सिर्फ सैलरी नहीं था, पूछने में क्या था, देखो टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम। और पता है इतनी अजीब बात है, एग्जाम में कितने लोगों यही समझता नहीं है कि डिफॉल्ट रिजीम क्या होता है, ऑप्शनल रिजीम क्या होता है। डिफॉल्ट रिजीम मतलब न्यू रिजीम, ऑप्शनल बोला मतलब ओल्ड रिजीम। तो इधर क्या पूछा था, ऑप्शनल टैक्स रिजीम से करना है मतलब ओल्ड रिजीम से करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया करो। फिर ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 2 में मेन क्या था, सॉरी ये क्वेश्चन 3 चालू हो गया। क्वेश्चन 2 में तो रेसिडेंस स्टेटस एग्रीकल्चर प्लस टीडीएस था। क्वेश्चन 3 में ए था सैलरी और पॉइंट नंबर बी था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्लबिंग को लेके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो गिफ्ट के प्रोविजन है उसको लेके इन लोग ने 2 पॉइंट मस्ट टेस्ट कर लिए थे, और क्लबिंग का भी एक पॉइंट टेस्ट किया था। क्लबिंग में जिस तरह का पॉइंट टेस्ट किया था वैसा हम लोग ने क्लबिंग के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के भी पॉइंट थे वैसे हमने पढ़े हुए, लेकिन इन लोग ने तबियत से क्वेश्चन बनाया था। सिर्फ पॉइंट सब जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन इन लोग ने क्या है इतना क्रिएटिविटी से क्वेश्चन बनाया था कि बच्चा थोड़ा भी ध्यान से ना देखे ना तो सिली मिस्टेक हो सकती है। मतलब केयरफुली करने लायक था, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते फट से आंसर आ गया, वैसा टाइप का क्वेश्चन पेपर नहीं था। मीन्स आई वुड अप्रिशिएट द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, जिसने भी पेपर बनाने में मेहनत की, मतलब अच्छा क्रिएटिविटी से पेपर बनाया है। बाकी ठीक है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल आएगा तो ही बेटर है, वो तो मैं खुद भी चाहता हूँ पेपर सिंपल आए, मेरे बच्चे पास हो, लेकिन पेपर सेटर ने अच्छी मेहनत से पेपर बनाया था। एंड ठीक है ना, सीए का लेवल है, सीए के लेवल में इतनी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार। फिर बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पे बेस्ड था। ये तो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न जैसा हो गया है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनता ही है, तो उसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का नॉलेज दिखाना था। सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसके ऊपर एक 6 मार्क का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी था रिटर्न फाइलिंग को लेके, उसमें इन्होंने पूछा रिटर्न फाइल करना है नहीं करना है, उसको लेके क्वेश्चन था। वो होता है ना टैक्स ऑडिट वाले एसएससी होते हैं, तो उसका रिटर्न फाइलिंग का रूल क्या होता है, और बाद में मतलब रिटर्न फाइल करने क्राइटेरिया ना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, अपना ग्रॉस टोटल इनकम, वो सब चीज़ टेस्ट की थी। फिर डिफेक्टिव रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन था, रिटर्न में अगर डिफेक्ट है तो 15 दिन के अंदर डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना पड़ता है, वो था। मतलब जिसने अपना रिटर्न्स का टॉपिक अच्छी तरह किया है ना, उसके लिए 4 मार्क मैनेजेबल था। ओके, कुल मिला के क्वेश्चन पेपर है ना मतलब अच्छे लेवल का था। इसको मैं एकदम नहीं ऐसा सिंपल है नहीं बोलूँगा, एकदम भयानक टफ है नहीं बोलूँगा, भयानक टफ नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसने इज्जत से प्रिपरेशन किया है, जोरदार प्रिपरेशन करके गया है, उसके लिए पेपर मैनेजेबल था, अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। बट जो ऊपर से प्रिपेयर करके गया ना, जिसका प्रिपरेशन वीक था, उन लोग के लिए मैं बोलूँगा पेपर थोड़ा टफर साइड पे था। ओके, तो ये था अपना डीटी का जैन 26 का पेपर। अब जो लोग मई 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरी जान डाल दो, 1 सेकेंड भी यहाँ वहाँ टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि मैंने रिपीटेडली क्या बोला है, अपना हर सब्जेक्ट 3-3 4-4 बार होना चाहिए, लेकिन वो 3-3 4-4 बार करना है तो उसके लिए टाइम भी उतना डालना पड़ेगा। उतना टाइम डालना है तो उतना टाइम डालने के लिए फालतू टाइम वेस्ट मत करो। अभी से लेके एग्जाम तक पूरा अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। अभी देखो जैन का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है, फेब मार्च अप्रैल पूरा अंडरग्राउंड हो जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बस जिंदा रहने के लिए थोड़ी नींद, थोड़ा खाना, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई करना चाहिए। लिटरली मैं तो बोला सांस लेते टाइम भी सोचना चाहिए, सांस लू के पढ़ूं। ऑब्वियसली सांस लेना है, उतना हाइपर पैनिक नहीं होना है, लेकिन कहने का मतलब है इतना कीमती समय आ गया है कि फालतू जगह तो टाइम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। मतलब एक एक सेकेंड अपने को पढ़ाई में डालना है। बहुत ज़्यादा थक गए, 10-15 मिनट का पावर नैप ले लो, फिर वापस पढ़ाई पे लग जाओ। ऐसे नहीं कि मैं थक गया पक गया अभी 1-2 घंटा सो लिया, अरे बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ, चलेगा। बाकी बैक टू द स्टडीज, पढ़ते रहो, फुल ऑन पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। थोड़े 3-4 महीने तुम मेहनत करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। वो बोलते हैं ना, व्हेन यू आर ऑन अ मिशन यू हैव टू वर्क लाइक मशीन। अभी तुम लोग मिशन पे हो ना, तो मशीन की तरह काम करो। इतना सब मत सोचो मेरी नींद कम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे सब चीज का ख्याल भगवान रख देंगे। तू तेरा बेस्ट करना, गॉड विल डू द रेस्ट। और बाद में हर टाइम ये मत सोचो और इस बार पेपर टफ आया तो हम लोग के एग्जाम में कैसे आएगा, ये सब ख्याल ही फालतू है। अपनी एग्जाम में अच्छा पेपर आएगा, सिंपल आएगा, टफ आएगा, वो तो एग्जाम ही बताएगी ना यार। तुम लोग उस पर क्यों फोकस कर रहे हो? तुम लोग का काम क्या है, मेहनत कर। और मेहनत कर मतलब हर सब्जेक्ट को मेक श्योर 3-4 बार घुमाओ, फिर मैदान में जाके उतरो,
पूरा अच्छी तरह 100 मार्क का पेपर लिख के आओ, भगवान करे तुम लोग का रिजल्ट एक अटेम्प्ट में पास हो जाए। ओके, हर एग्जाम में तुम लोग ने पूरा 100 मार्क का पेपर लिख के आ गए तो तुम्हारा 100 मार्क के पेपर में से कुछ भी यहाँ वहाँ हो गया, 19-20 हो गया, तुम लोग पास तो कंफर्म ही हो जाओगे। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।